वेलकम टू द डिबेट। सोचिए, आप एक खाली कमरे में खड़े हैं और आप अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। हाँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ एक गहरा सन्नाटा गूंज रहा है। मतलब ऐसा लगता है जैसे सुनने वाला या तो पूरी तरह से बहरा है या उसने आपको एकदम इग्नोर कर दिया है। और सच कहूँ तो ये एक ऐसा अनुभव है जो लगभग हर इंसान ने अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस किया ही है। सही बात है। आप विजन बोर्ड बना रहे हैं, पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, लेकिन आपकी वास्तविकता जस की तस बनी हुई है। वही खालीपन, वही पुरानी असफलताएं और वही फ्रस्ट्रेशन। और यहीं पर आज की हमारी जो स्रोत सामग्री है, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करती है। ये सामग्री कहती है कि ब्रह्मांड बहरा नहीं है और उसने आपको एक पल के लिए भी अनसुना नहीं किया है। तो समस्या कहाँ है? समस्या सिर्फ इतनी है कि हम गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सामग्री का दावा है कि ब्रह्मांड हमारी प्रार्थनाओं को हमारे शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा और हमारी जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है, उसके माध्यम से सुनता है। बिल्कुल। और जब हमारी बातें सच नहीं हो रही होती तो उसका कारण बाहर नहीं है। वो कारण हमारे भीतर छिपा हमारा शैडो और हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ये सामग्री हमारी आंतरिक अवस्था और बाहरी वास्तविकता के रिश्ते को बहुत गहराई से खंगालती है। तो आज हमारा केंद्रीय प्रश्न ये है, क्या ये स्रोत सामग्री एक शाब्दिक ब्रह्मांडीय वास्तविकता का वर्णन कर रही है? मतलब एक ऐसी मेटाफिजिकल रियलिटी जहां बाहरी ब्रह्मांड सचमुच हमारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है, या फिर क्या ये केवल हमारे अवचेतन मन और काल जंग के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाने के लिए गढ़ा गया एक दार्शनिक रूपक है? वितुल। और देखिए, मेरा तर्क यह है कि ये सामग्री स्पष्ट रूप से चेतना और भौतिक ब्रह्मांड के बीच एक वास्तविक और ऊर्जावान संबंध स्थापित करती है। यह सीधे तौर पर प्राचीन उपनिषदों के सिद्धांतों से जुड़ा है। और मैं इसे बिल्कुल अलग चश्मे से देखती हूँ। मेरा तर्क ये है कि इस सामग्री के ऊपर रहस्यवाद और अध्यात्म का आवरण जरूर है, लेकिन इसका मूल आधार पूरी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी है। ये काल जंग के शैडो वर्क का उपयोग करके हमारे स्वयं के व्यवहार और हमारे सेल्फ साबोटाज को समझा रही है। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, जब मैं इस सामग्री को पढ़ता हूं तो यह मुझे विशुद्ध रूप से एक ब्रह्मांडीय नियम की बात करती हुई प्रतीत होती है। सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से कहती है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी ताकत नहीं है। हाँ, वो लहर और समुद्र वाला उदाहरण। बिल्कुल। वो कहती है कि ये हमारी चेतना का ही विस्तार है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र और उसकी लहर को आप अलग नहीं कर सकते। इसके प्रमाण के रूप में सामग्री यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सिद्धांत का उपयोग करती है। मतलब जैसा भीतर वैसा बाहर। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि एक सेकंड, मुझे पूरा करने दीजिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी बाहरी दुनिया की भौतिक वास्तविकता को आकार देती है। ये कोई रूपक नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जब हम कृतज्ञता से बोलते हैं तो हम एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं और ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन से मैच करने के लिए खुद को ढाल लेता है। मुझे यहाँ रोकना होगा आपको। मैं मानती हूँ कि सामग्री में इस तरह की रहस्यवादी भाषा का बहुत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब आप इस आवरण को हटाते हैं तो अंदर सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान बचता है। कैसे? सामग्री खुद प्रख्यात मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग का एक बहुत ही सटीक कोट इस्तेमाल करती है। जब तक आप अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करेगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। यहाँ जिसे आप ब्रह्मांड का जवाब देना कह रहे हैं ना, वो असल में हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड द्वारा किए जा रहे हैं आत्मनाश का वर्णन है। लेकिन देखिए, सामग्री कहती है कि आप मुंह से कहते हैं मुझे प्यार चाहिए, लेकिन भीतर आत्मा में वो जख्म है जो किसी ने 10 साल पहले दिए थे। तो ये कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं है जो आपके प्यार को रोक रही है, ये आपके बचपन का अनसुलझा ट्रॉमा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रॉमा का रोल नहीं है। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि मनुष्य जो मांगता है वो उसे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उसके भीतर एक शोर है। लेकिन इस शोर की प्रकृति क्या है? सामग्री एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती है, एक शांत झील का। हाँ, वो 10 पत्थरों वाला उदाहरण। सही। सोचिए, यदि आप एक शांत झील में एक साथ 10 अलग-अलग पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? लहरें आपस में टकराती हैं, गड़बड़ाती हैं और झील की सतह पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है।
ये अस्त-व्यस्त झील हमारी उस मिश्रित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जिसे ब्रह्मांड पड़ता है। मतलब पैसे की चाहत और डर दोनों एक साथ? बिल्कुल। आप पैसे की चाहत का पत्थर फेंकते हैं, लेकिन साथ ही डर और शक का पत्थर भी फेंक देते हैं। तो ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, उस मिश्रित कंपन को पढ़ता है और वैसी ही अस्त-व्यस्त भौतिक परिस्थितियां पैदा कर देता है। आपकी बात सही है। ये झील का रूपक बहुत विजुअल और आकर्षक है, लेकिन जरा इसके पीछे के तंत्र को समझिए। ये मिश्रित ऊर्जा कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है जिसे अंतरिक्ष में बैठा कोई ब्रह्मांड किसी एंटीना से पकड़ रहा है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में हमारे दिमाग की संज्ञानात्मक असंगति है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। मतलब आपका दिमाग कुछ और कह रहा है और आपकी भावनाएं कुछ और। जब इंसान प्यार मांगता है और उसके भीतर से आवाज आती है कि लेकिन हर कोई मुझे छोड़ देता है, तो सामग्री ही इसका जवाब एक और रूपक से देती है, पेड़ की जहरीली जड़ें। हाँ, जहाँ सामग्री कहती है कि विचार पेड़ की पत्तियां हैं, लेकिन विश्वास उसकी जड़ें हैं। बिल्कुल। अगर जड़ों में अयोग्यता का भाव है, यानी आप खुद को लायक नहीं समझते, तो फल मीठे कैसे होंगे? ये जड़ें हमारे कोर बिलीव्स हैं, हमारी डीप रूटेड कंडीशनिंग है। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस और रिपीटिशन कंपल्शन कहते हैं। श्रोताओं के लिए इन भारी शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि हमारा दिमाग सिर्फ उन्हीं सबूतों को ढूंढता है जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करें। और रिपीटिशन कंपल्शन का मतलब है कि हमारा दिमाग अनजाने में बार बार उन्हीं परिस्थितियों को दोहराता है जिनसे हमें बचपन में चोट लगी थी, क्योंकि वो परिस्थितियां परिचित होती हैं। एकदम सही। वो हमारे दिमाग के लिए familiar होती हैं। अगर कोई व्यक्ति अंदर से मानता है कि वो प्यार के लायक नहीं है, तो वो अवचेतन रूप से ऐसे फैसले लेगा जो उसके रिश्तों को खराब करेंगे। वो ऐसे पार्टनर को चुनेगा जो इमोशनली अवेलेबल ना हो। क्यों? ताकि उसका वो आंतरिक डर सच साबित हो सके कि देखा, मैंने कहा था ना कि सब मुझे छोड़ देते हैं। ये कोई झील की लहर नहीं है जो आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, ये आपकी अपनी कंडीशनिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि मनोविज्ञान यहाँ काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप अपने इस क्लिनिकल चश्मे से सामग्री के उस हिस्से को पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही हैं जो आंतरिक और बाहरी के बीच की सीमा को ही खत्म कर देता है। सामग्री साफ कहती है कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वो आपकी चेतना का विस्तार है। ये एक क्वांटम नजरिया है। लेकिन समाधान तो आंतरिक है ना? चलिए समाधान पर ही बात करते हैं। यदि ये आंतरिक शोर हमारी राह में बाधा है, तो स्रोत इसे एड्रेस कैसे करता है? हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? यहाँ सामग्री वेदों के श्लोक तमसो मा ज्योतिर्गमे यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का आह्वान करती है। और आप इसे एक ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप मानते हैं। मुझे तो यह एक सेल्फ रिफ्लेक्शन लगता है। मैं इसे ब्रह्मांडीय निर्देश मानता हूँ। सामग्री इसे सिर्फ एक प्रार्थना नहीं मानती। यह दर्द या सफलता ये कोई मनोवैज्ञानिक त्रुटि नहीं है, ये ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक सीधा मैसेज है। जब आप बार बार असफल होते हैं तो ब्रह्मांड जानबूझकर रुकावटें पैदा कर रहा होता है ताकि आप रुकें और देखें कि आपके भीतर एक शैडो है जिसे प्रकाश में लाना है। ये सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई बड़ी शक्ति हमारा ध्यान रख रही है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि सामग्री जिस समाधान की बात करती है वह प्रक्रिया 100% आंतरिक है? ब्रह्मांड का कोई जिक्र उस हीलिंग प्रोसेस में नहीं है। ऐसा कैसे? वो तो एक मिनट, ध्यान दीजिए सामग्री क्या निर्देश देती है। वो कहती है कि आपको अकेले एक अंधेरे कमरे में बैठना है, गहरी सांस लेनी है और खुद से पूछना है, मैं असल में क्या मांग रहा हूं? और जब आपके बचपन का डर सामने आए तो आपको उससे कहना है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये शैडो इंटीग्रेशन है। ये ब्रह्मांड से बात करना थोड़ी है। अगर आप सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके पॉजिटिव एफर्मेशन काम क्यों नहीं कर रहे, तो ये वही है जिसे कार्ल जंग शैडो कहते हैं। ये एक वयस्क इंसान द्वारा अपने खुद के उस डरे हुए इनर चाइल्ड को आश्वस्त करना है जिसे उसने सालों से इग्नोर किया था। मैं आपकी बात के मनोवैज्ञानिक मूल्य को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं। इनर चाइल्ड को हील करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सामग्री को सिर्फ वहीं तक सीमित क्यों कर रही हैं? क्योंकि तंत्र वही है। नहीं,
सामग्री सिर्फ इस मानसिक एकीकरण पर नहीं रुकती, वो उसके तुरंत बाद एक भारी दावा करती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधेरे को प्रकाश में ला देता है, वह ब्रह्मांड की भाषा बोलना सीख जाता है। तब उसके शब्द और उसकी ऊर्जा एक हो जाते हैं और तब ब्रह्मांड का जवाब तत्काल आता है। और ये कोई जादू है? यह कह रहा है कि आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप वास्तविकता को मोड़ने की, मैनिफेस्ट करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम यहाँ शब्दों के जाल में उलझ रहे हैं। देखिए, ब्रह्मांड का तत्काल जवाब आना दरअसल उस स्थिति का एक पोएटिक या काव्यात्मक वर्णन है जब हमारे आंतरिक द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। सोचिए, जब आपका सारा डर खत्म हो गया तो क्या होता है? आपका व्यवहार बदल जाता है, आप काम में ज्यादा रिस्क लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अचानक ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है, जबकि सच तो ये है कि आपने बस अपने खुद के रास्ते से हटना सीख लिया है। तो आइए इस बदलाव के असली मैकेनिज्म पर बात करते हैं। ये नई वास्तविकता बनती कैसे है? यही हमारी सबसे गहरी असहमति है। सामग्री साफ तौर पर मांगने और घोषणा करने के बीच का अंतर बताती है। वो कहती है कि मुझे प्यार चाहिए। ये एक भिखारी की अवस्था है जो कमी की ऊर्जा पैदा करती है। हाँ, लैक माइंडसेट। बिल्कुल। इसे बदलकर हमें मैं प्यार हूं कहना चाहिए। और सामग्री कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड को सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी बताती है। ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है। सामग्री कहती है कि जब आप इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो ब्रह्मांड आपको वही देता है जो उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है। जैसे एक ट्यूनिंग फोक काम करता है। वो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, जब आप एक फोक को हिट करते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी का दूसरा फोक अपने आप वाइब्रेट करने लगता है। ये भौतिकी के नियमों की तरह एक रेजोनेंस है जिसके सामने ब्रह्मांड को जवाब देना ही पड़ता है। ये ट्यूनिंग फोक वाला मेटाफर सुनने में बहुत जादुई लगता है, लेकिन सामग्री खुद ही इस रहस्य से पर्दा उठा देती है कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। सामग्री कहती है कि जब आप कहते हैं कि मैं अपनी नई कहानी लिख रहा हूं, तो शुरुआत में ये आपको खुद एक झूठ की तरह लगेगा। आपका दिमाग इसे रिजेक्ट करेगा। हाँ, शुरुआत में रेजिस्टेंस होता है। लेकिन फिर सामग्री क्या कहती है? अगर आप इसे बार बार कहते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा, और जब आपका अवचेतन इसे सच मान लेगा तो ब्रह्मांड के पास कोई चारा नहीं बचेगा। तो ब्रह्मांड मजबूर हो जाता है? अरे नहीं, ब्रह्मांड मजबूर नहीं होता। आपका दिमाग खुद को रीवायर कर लेता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग का बिल्कुल सटीक वर्णन है। जैसे आप एक घने जंगल में चल रहे हैं, पहली बार रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप रोज उसी रास्ते पर चलते हैं तो वहाँ एक पगडंडी बन जाती है। आप अपने मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बना रहे होते हैं। लेकिन कृतज्ञता से अचानक बाहर के अवसर कैसे पैदा हो जाते हैं? आप इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से कैसे समझाएंगी? इसका भी एक पूरा बायोलॉजिकल कारण है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। मान लीजिए RAS एक बहुत ही बिजी नाइट क्लब का बाउंसर है। वहां बहुत शोर है। बाउंसर का काम है कि वो हर फालतू शोर को बाहर रखे और सिर्फ उसी को अंदर आने दे जो आपके लिए जरूरी है। अच्छा, तो RAS बाउंसर है। हाँ, अब तक आपका फोकस इस बात पर था कि सब मुझे छोड़ देते हैं, तो बाउंसर सिर्फ उन्हीं लोगों या इवेंट्स को अंदर ला रहा था जो इस बात को सच साबित करें। लेकिन जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बाउंसर को नया इंस्ट्रक्शन देते हैं। तब अचानक बाउंसर उन तमाम मौकों के लिए दरवाजे खोल देता है जिन्हें आप पहले देख ही नहीं पा रहे थे। यहाँ ब्रह्मांड मजबूर नहीं हो रहा है, ये शुद्ध रूप से हमारी बायोलॉजी है। आपका यह बाउंसर वाला उदाहरण बहुत ही तार्किक और मजबूत है। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मस्तिष्क खुद को फिर से वायर करता है, ये विज्ञान है। लेकिन आप सामग्री के उस हिस्से को कैसे समझाएंगी जो एक कदम और आगे जाता है? सामग्री कहती है कि आप वो चेतना है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, जो हर चीज को रचने की ताकत रखती है। मैं इसे एक साइकोलॉजिकल टूल मानती हूँ। पर यह साफ तौर पर स्थापित कर रही है कि हम और ब्रह्मांड एक ही चेतना के दो छोर हैं। जब हम कृतज्ञता की उस सबसे ऊंची आवृत्ति तक पहुंचते हैं तो हम सिर्फ अपने दिमाग के तारों को ही नहीं बदल रहे होते, हम क्वांटम स्तर पर उस चेतना के साथ एकरूप हो रहे होते हैं जो पूरी भौतिक वास्तविकता का निर्माण करती है। आप भीतर बदलते हैं और बाहर का भौतिक ढांचा आपके नए कंपन के साथ संरेखित होने के लिए मजबूर हो जाता है। मुझे लगता है कि यहीं पर हमारा मूल मतभेद है।
आप इसे क्वांटम फिजिक्स और ऊर्जा के एक जादुई तंत्र के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि मैं इसे एक ऐसे रूपक के रूप में देखती हूँ जो लोगों को उनके जीवन का कंट्रोल वापस लेने में मदद करता है। देखिए, जब सामग्री कहती है कि आप चेतना हैं जो रचने की ताकत रखती है, तो ये लोगों को विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकालने का एक बहुत ही सशक्त तरीका है। विक्टिम मेंटालिटी से कैसे बाहर निकालता है? क्योंकि जब आप मानते हैं कि आप किस्मत या किसी बाहरी ताकत के शिकार हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब लोग ये मान लेते हैं कि वे खुद ब्रह्मांड के निर्माता हैं, तो वे अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं। एक इंसान जो अपने बचपन के ट्रॉमा में फंसा है, उसे अगर आप ये समझाएं कि वो ब्रह्मांड की चेतना है, तो ये उसके अवचेतन मन को एक नई सुरक्षित कहानी देने का बेहतरीन तरीका है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है। तो अगर मैं हम दोनों के दृष्टिकोण को एक साथ रखकर देखूं, तो हम एक बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं अपने इस निष्कर्ष पर कायम हूं कि यह स्रोत सामग्री प्राचीन वैदिक ज्ञान और चेतना विज्ञान का एक शक्तिशाली संगम है। यह हमें सिखाती है कि हमारी ऊर्जावान आवृत्ति, हमारे भीतर की शांति और हमारी कृतज्ञता शाब्दिक रूप से बाहरी भौतिक वास्तविकता को रूप देती है। ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है और वो हमारी फ्रीक्वेंसी का जवाब देने के लिए बाध्य है। और इसके विपरीत मैं इस सामग्री को एक बिल्कुल अलग रोशनी में देखती हूँ। मेरे लिए ये कालजंग के मनोविज्ञान और आधुनिक न्यूरोसाइंस का एक ऐसा शानदार उपयोग है जिसे कोई भी आम इंसान समझ सकता है। यहाँ ब्रह्मांड हमारे स्वयं के अवचेतन मन का एक आईना मात्र है। हम जादुई रूप से भौतिकी के नियमों को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि हम अपने दमित अंधकार का सामना करके अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को बदल रहे हैं। लेकिन इस पूरी बौद्धिक बहस के बीच सबसे अच्छी बात यह है कि एक बिंदु ऐसा है जहां हम दोनों के रास्ते मिलते हैं, और मुझे लगता है कि हमारी स्रोत सामग्री का असली मकसद भी वही है। बिल्कुल। हम भले ही इस बात पर असहमत हों कि ये बदलाव काम कैसे करता है, चाहे वो आपकी ट्यूनिंग फोक वाली आवृत्ति हो या मेरे दिमाग का वो नाइट क्लब वाला बाउंसर, लेकिन हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि सामग्री का मुख्य संदेश अकाट्य है। और वो संदेश ये है कि जब तक इंसान अपने भीतर छिपे डर, अपनी अयोग्यता के भाव और अपने उन पुराने घावों को स्वीकार कर उन्हें प्रकाश में नहीं लाता, तब तक वो एक अपूर्ण और असंतोषजनक जीवन ही जीता रहेगा। सही कहा। और उस कैद से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की दुनिया से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकना है। तो अंत में हम वापस उसी खाली कमरे में आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आप वहां खड़े हैं और अब आप चिल्ला नहीं रहे हैं, आप शांत हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या उस सन्नाटे में हम सचमुच किसी अनंत ऊर्जावान ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी का जवाब देने के लिए तैयार है? या फिर क्या हम आखिरकार अपने ही उस अनसुने हिस्से से संवाद कर रहे हैं, अपने उस डरे हुए इनर चाइल्ड से बातें कर रहे हैं जिसे हमने बरसों पहले उसी कमरे के एक अंधेरे कोने में बंद कर दिया था? स्रोत सामग्री में अभी और भी कई परतें हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो भीतर शुरू होती है और शायद इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन आज के लिए हम यह निर्णय आप श्रोताओं पर छोड़ते हैं कि आप अपनी वास्तविकता को किस नजरिए से देखते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।